वेलकम बैक टू लाइव क्लासेस। तो आप सभी ठीक होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 से हम लोग सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देख रहे थे और उसके 2 क्लास हो भी गए हैं और ये तीसरा क्लास है। और ये जितने भी मतलब चैप्टर 1 से जितने भी भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर से जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न बनने वाले सारे प्रश्न को हम लोग देख रहे थे और उससे जितना भी लगभग प्रश्न बनेंगे लघुत्तरीय उन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और ये हमारा 51वां क्वेश्चन है, 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 51। हमने 50 क्वेश्चन को 2 वीडियो में 25-25 करके पढ़ लिया है। इसका क्वेश्चन है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, कहता है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है कि प्राप्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 2। प्राप्ति यानी कि हमें किस तरह से वो प्राप्त होते हैं उसके आधार पे। तो पहला है नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। तो हम लोग देखते हैं किसके आधार पर है? प्राप्ति, यानी कि वो किस प्रकार से हमें मिलता है उसके आधार पर बात कर रहे हैं। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है, जरा हम लोग इससे पहले देखते हैं। कहता कि नवीकरणीय संसाधन वातावरण में पाए जाने वाले वे सभी संसाधन जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, तालाब, झील, नदियाँ, मछलियाँ, पेड़ पौधे, वन जीव, पशु पक्षी, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब है कि उनके विकास लगातार होते रहते हैं प्राकृतिक द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा हमारा है अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन कहता है इसके अंतर्गत वे सभी संसाधनों को रखा गया है जो धात्विक या अधात्विक एक निश्चित भंडार के रूप में पृथ्वी के अंदर जमा है। क्या है? एक निश्चित मात्रा में पृथ्वी के अंदर जमा है। इन्हें कृत्रिम रूप से पुनः बनाया जाना संभव नहीं है। इन्हें कृत्रिम रूप से पुनः बनाया जाना संभव नहीं है, यानी कि मानव द्वारा इसका निर्माण संभव नहीं है। अतः एक बार इनके भंडार समाप्त हो जाने पर कठिनाई होती है। कहता है इसे प्राप्त करने में क्या होती है? कठिनाई होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि। ये अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है और ये इसके अंतर्गत आते हैं। कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? कहते हैं हम अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे फिर से, जैसे मान लीजिए वो समाप्त हो गया, उसे फिर से बनने में बहुत लंबे समय लगते हैं, जिसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जिसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला के निर्माण में क्या होते हैं? लाखों वर्ष लगते हैं। इस तरह से ये हो गया। प्राप्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं संसाधन? 2। एक है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। दोनों को हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन महोत्सव और बाघ परियोजना क्या है? वन महोत्सव और बाघ परियोजना क्या है? उत्तर है इसका कि वन महोत्सव वन संरक्षण और वन विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। किसके? वन एवं वन संरक्षण के। क्या है? और वन के विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें प्रति वर्ष नए वन लगाए जाते हैं। 1952 ईस्वी से कहता है प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। गोष्ठियाँ होती है, इसमें वन के महत्व पर चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है और आगे की योजना बनाई जाती है। बाघ परियोजना कहता है कि बाघ जैसे महत्वपूर्ण वन्य जीव की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए बनाई गई योजना है। बाघ परियोजना क्या है? बाघ के लिए महत्वपूर्ण रूप से कहता है उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई योजना है। इसके अंतर्गत कहता है 27 बाघ अभ्यारण्य है। कितने अभ्यारण्य है? 27 बाघ अभ्यारण्य। जैसे उत्तराखंड में कार्बेट, झारखंड में बेतला, मध्य प्रदेश में कान्हा, उड़ीसा में नंदनकानन अभ्यारण्य बनाए गए हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि दिनों दिन बाघ की संख्या में वृद्धि होने लगी, अच्छा परिणाम मिलने लगा। कहता है जिसके कारण से क्या हुआ? बाघ के संरक्षण बढ़े, इससे बाघों की जनसंख्या क्या हुई? बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और उसका परिणाम बहुत ही अच्छा रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सूर्य से आने वाली किरणें जब कहता है फोटोवोल्टाइक सेलों पर पड़ती है, तब सूर्य की किरणें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है? ऊर्जा में, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। कम लागत में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का यह एक अनोखा साधन है। क्या है? यह अनोखा साधन है। भारत के पश्चिमी भाग गुजरात एवं राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि उन सभी जगहों पे गर्मी अधिक पड़ती है। क्या पड़ती है? गर्मी अधिक पड़ती है। दक्षिणोत्तर भारत में इसकी जो है ना संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। सॉरी, दक्षिणोत्तर कहते हैं दक्षिण की तरफ, भारत के दक्षिण में इसके बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन कीजिए। तो भारत में प्रायः नगर एवं कल कारखाने नदियों के किनारे अवस्थित है। किसके किनारे अवस्थित है? नदियों के किनारे अवस्थित है। इन नगरों के गंदे जल और कल कारखानों के कचरों को प्रायः नदियों में ही गिरा दिया जाता है। नदी में क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। साथ ही कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों के जल में मिल जाने के कारण भी नदियों का जल क्या होता है? प्रदूषित होता है। और आप इस इमेज में देख सकते हैं कि नदियों में किस प्रकार से कचरा फेंके गए हैं। यहाँ पे कचरा सब फेंके गए हैं और इन्हीं कचरा के कारण से क्या होते हैं? नदी प्रदूषित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है? भौतिक गुणों के आधार पर क्वेश्चन है। गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दो क्वेश्चन इसमें। कहता है भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी को निम्न 3 वर्गों में रखा जाता है। कितने वर्गों में? 3। पहला है बलुई, दूसरा है चिकनी, तीसरी है दोमट मिट्टी। बलुई मिट्टी कहता है इसमें पंख की अपेक्षा बालू का प्रतिशत अधिक होती है। किसकी होती है? बालू ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिसके कारण से आप पंख क्या होते हैं? कम होते हैं। यह जल अधिक सोखती है। यह मिट्टी क्या करती है? जल अधिक सोखती है। दूसरा है चिकनी मिट्टी। इसमें कहता है कि इसमें पंख का प्रतिशत अधिक होता है। यह मिट्टी सूखने पर कड़ी हो जाती है। कैसे हो जाती है? कड़ी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा तीसरा है दोमट मिट्टी। कहता है इसमें बालू और पंख की मात्रा बराबर होती है। कृषि के लिए यह मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है और सबसे बेहतर मिट्टी कौन सी होती है? दोमट मिट्टी होती है। और कहता है कि गंगा के मैदान में सामान्यतः यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? तो दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गंगा के मैदान में, जिसे हम लोग जलोढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दे। मुंबई हाई कहता है 1973 में बम्बई यानी कि मुंबई द्वीप के निकट अरब सागर में, कहता है कि अरब सागर में सागर तल का वेधन कर तेल निकाला गया। यह तेल क्षेत्र बम्बई हाई के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? बम्बई हाई के नाम से। कहता है जो समुद्र तट से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना है? समुद्र तट से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सागर सम्राट नामक जलमंच बनाया गया है। क्या बनाया गया है? जलमंच बनाया गया है, जिससे तेल की खुदाई में सुविधा मिलती है। क्या मिलती है? सुविधा मिलती है। यह महाराष्ट्र का एकमात्र तेल उत्पादक केंद्र है। इसमें कहता है 1974 से तेल उत्पादन शुरू किया है। आज भी भारत के सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र यही है। और यह यहाँ आप जो इमेज देख पा रहे हैं, यह इमेज सागर सम्राट की है। किसकी है? सागर सम्राट की। जो क्या है, इसके ऊपर से ही मतलब क्या कहते हैं, नीचे पाइपिंग किए जाते हैं ज़मीन के अंदर, समुद्र के नीचे जो ज़मीन है उसके अंदर, और उसी के माध्यम से क्या निकाला जाते हैं? तेल को निकाला जाता है इस पर, और तब इस पर से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यही हमारा क्या है? सागर सम्राट है। कौन है? सागर सम्राट जलमंच है। कौन है? सागर सम्राट जलमंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी घाटी परियोजना, इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है समन्वित रूप से नदी घाटियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना है। नदी घाटी परियोजना क्या है? इनसे संबंधित जो समस्या है उनको सोल्व करना है। कहता है इनमें बाढ़ों का नियंत्रण, क्या है? बाढ़ों का नियंत्रण। बाढ़ का नियंत्रण किससे है? नदी से संबंधित है। मृदा अपरदन पर रोक, मिट्टी के कटाव यानी जैसे हम कहते हैं
मृदा का मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है? सिंचाई एवं पीने के लिए पानी। क्या चीज़ के लिए? सिंचाई एवं पीने के लिए पानी। कहता है उद्योगों एवं कहता है गाँवों नगरों के जल विद्युत उत्पादन, अंतःस्थलीय जल परिवहन और कई अन्य सुविधाएं जैसे मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण और मत्स्य के विकास में शामिल है। इन सभी योजनाओं का सीधा सीधा फायदा होता है नदी घाटी परियोजना से, ये सब उन्हीं से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभयारण्य क्या है? किन्हीं दो के नाम लिखे और उनकी स्थिति बताएं। अभयारण्य कहता है वन्य प्राणियों के संरक्षित रखने के लिए, उन्हें भविष्य में लुप्त होने से बचाने के लिए सरकारी स्तर पर कई प्रकार के प्रयास किए गए। ठीक है, उन्हीं में एक है वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है? वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया जाता है, जिसमें कहता है सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना किसी भी पक्षी या पशु को मारना, शिकार करना या पकड़ना वर्जित होता है। भारतवर्ष में कुल 513 अभयारण्य स्थापित है। कितने हैं? 513 अभयारण्य स्थापित है, जिसमें असम राज्य का काजीरंगा और अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, काजीरंगा और कहता है नामदफा, ये दो जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है और असम में क्या है? काजीरंगा। चलिए, इस प्रकार से हमने दो अभयारण्य को देखा। और अभयारण्य का मतलब क्या है? जहाँ पे सरकार द्वारा आरक्षित क्षेत्र होते हैं जीवों के रहने के लिए, उसे हम अभयारण्य कहते हैं। और यह अभयारण्य की आवश्यकता क्यों है? जिससे कि उस जीव जंतुओं को खास करके बचाया जाए जो लुप्त होने के कगार पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा क्यों दी जाती है? पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा क्यों दी जाती है? तो इसका आंसर है कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? नीले रंग का। जल बहुत ज़्यादा है पृथ्वी पर, जिसके कारण से यह ऊपर से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कहता है वन विनाश के दो मुख्य कारकों का उल्लेख करें। वन विनाश के यानी कि वन का जो विनाश हो रहा है उसके, कहता है वन विनाश के दो मुख्य कारक है बढ़ती जनसंख्या, कहता है आवासीय क्षेत्रों का प्रसार। तो बढ़ती जनसंख्या क्या? इसके कारण जलावन, फर्नीचर, मकान निर्माण आदि में लकड़ी के लिए वनों का विनाश हो रहा है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और उसमें कहता है ज़्यादा जगह के साथ साथ हमें ज़्यादा चीज़ों यानी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें जलावन, फर्नीचर, मकान निर्माण आदि है। तो इन सब का हमें स्रोत कहाँ से है? वन से है, और इसके कारण से ही वन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट है आवासीय क्षेत्रों का प्रसार। आवासीय यानी कि रहने, जो जनसंख्या बढ़ेंगी तो उसे रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो जगह हम उन क्षेत्रों को ही बनाते हैं आवास क्षेत्र, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं उसे हम काट करके। तो कहता है आवास क्षेत्र का बढ़ना इतना बढ़ गया है कि लोग अब जंगल के क्षेत्र में भी आवासों का विस्तार कर रहे हैं। जंगल वाले जो क्षेत्र हैं उनमें भी अब आवासीय विस्तार कर रहे हैं, जिसके कारण से भी वन के क्या हो रहे हैं? विनाश हो रहे हैं। कहता है झारखंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम अंकित कीजिए। झारखंड में जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं उनके नाम कहता है। झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला क्षेत्र निम्नलिखित है। कहता है झाड़िया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा तथा रामगढ़। ये सब क्या है? झारखंड के प्रमुख कोयला उद्योग क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। तो क्या क्या है? भारत में स्थित 4 तेल शोधक कारखाने का नाम निम्न प्रकार है। डिगबोई, तारापुर, बरौनी, हल्दिया। ये 4 है हमारा प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में कृषि में कौन सी कहता है पर उपयोगी मानी जाती है? क्या मानी जाती है? उपयोगी मानी जाती है। पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में, पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच में घास की पट्टिका विकसित कर की जाती है। देखिए पवन अपवर्तन क्षेत्र जहाँ पे हवाएं तेज चलती है वैसे क्षेत्र में क्या होते हैं? पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में इस तरह से क्या किए जाते हैं? पट्टी बनाई जाती है घासों की, या बीच में क्या किए जाते हैं? कृषि के कार्य किए जाते हैं। बीच में क्या किए जाते हैं? कृषि के कार्य किए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे घास लगाए जाते हैं पहले पट्टिका कृषि को, तब इसी को हम पट्टिका कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? पट्टिका।
तो यहाँ पे घास लगा दी जाते हैं और उस घास लगाने के बाद इस सभी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, खेती किए जाते हैं। और इसी खेती को हम लोग क्या कहते हैं, पट्टिका कृषि कहते हैं। कौन सा, पट्टिका कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वनों के ह्रास यानी विनाश के 4 कारणों को लिखिए। अभी हमने 2 कारणों को देखा है, चलिए 4 कारणों को यहाँ पे देखते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भारत में जितना वन रहना चाहिए उसका कहता है 2/3 भाग ही बचा है। कितना बचा है, 2/3 भाग ही बचा है। वन ह्रास के कई कारण देखने को मिलते हैं, वन ह्रास के कई कारण देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रमुख हमारा क्या है, जनसंख्या है। क्या है, जनसंख्या है। चलिए कहता है पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा की कमी के कारण वन क्षेत्रों का कम मिलता है। वन क्षेत्र वहाँ पे क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिम उत्तर की तरफ। तो क्या है, यहाँ पे वर्षा कम होती है जिसके कारण से वहाँ पे वन कम मिलते हैं। नेक्स्ट है पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में बचे वनों को काट कर उस पर खेती की जाती है। क्या की जाती है, खेती यानी कृषि कार्य किए जाते हैं। और जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कृषि का कार्य बढ़ना पड़ेगा, इसके कारण से भी वनों का क्या हो रहा है, कटाव हो रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती के लिए बड़े पैमाने पर वन को काटा जाता है। झूम कृषि हम किसे कहते हैं, कहता है झूम कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ प्रसिद्ध है, तो उत्तराखंड में। कहाँ पे प्रसिद्ध है, उत्तराखंड में। और कहता है झूम कृषि होता क्या है, झूम कृषि क्या होता है, वनों को काट करके कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है और उस पर 2-3 साल कृषि किए जाते हैं और फिर उसमें भूमि में जब उर्वरता कम हो जाती है तो उस जगह से दूसरे जगह जा करके हम फिर से वनों को काट करके क्या करते हैं, कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। और झूम कृषि जो उत्तराखंड में प्रसिद्ध है और अन्य उस राज्य में भी झूम कृषि होंगे जहाँ पे क्या है, पहाड़ी इलाके। कहता है वनों में स्वतः आग लगने से भी बड़े पैमाने पर वनों का नाश हो रहा है। स्वतः यानी कि किसी अन्य कारणों से आग लगते, जैसे कि पेड़ों में पेड़ टकराने के कारण, गर्मी के मौसम में, इन सभी बहुत सारे रीजन है जिनके कारण से आग लगने के कारण क्या होते हैं, बड़े पैमाने पर वनों का नाश हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 परंपरागत और 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे और उसकी विशेषता बताएं। देखिए यहाँ पे परंपरागत का मतलब क्या होता है, वर्षों से हमारे पूर्वज जिसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हम भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे हम परंपरागत कहते हैं। और गैर परंपरागत हम उसे कहते हैं जो हमने तुरंत में बनाया है, तुरंत में पाया है, यानी कि वर्षों से नहीं हो पा रहा था, अब हम कर पा रहे हैं अपने विकास के आधार पे, तो इस प्रकार से उसे हम क्या कहेंगे, गैर परंपरागत कहते हैं। तो यहाँ कहता है ऊर्जा संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में, 2, परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा को हम लोग देखते हैं। कहता है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत लकड़ी, उपले, उपले कहने का मतलब हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे हम चिपरी कहते हैं, चिपरी के नाम से जानते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, कहता है प्राकृतिक की तथा विद्युत। इनमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार सीमित है, समाप्त हो जाने वाले शक्ति को के साधन है और अनवीकरणीय साधन भी है। कहता है दलिता उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। इन सब का उपयोग क्या किया जाना चाहिए, विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। वहीं कहता है कि दूसरी ओर हमें क्या करना चाहिए, दूसरी ओर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और है क्या क्या, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा। ये कैसे हैं, ये कहता है नवीकरणीय ऊर्जा है। क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है के स्रोत है और आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार इसका उत्पादन क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है। इसलिए हमें अभी क्या करना चाहिए, इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। बट इनके उपयोग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ज़्यादा सक्षम हमें होने की आवश्यकता है, तब जाके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे लिए क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय कहने का मतलब होता है जिस योजना का बहुत से उद्देश्य हो, क्या हो, बहुत सा उद्देश्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जिस परियोजना क्या हो, बहुत सारा उद्देश्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। कहता है विकास की ऐसी परियोजना जिसमें विकास के कई उद्देश्यों के की साथ साथ पूर्ति हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कही जाती है। लेकिन एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति किया जा सकता है, उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। आज़ादी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नदी घाटी परियोजनाओं पर बल दिया गया। क्या किया गया, नदी घाटी परियोजना पर बल दिया गया। इस परियोजना के कई उद्देश्य, इस परियोजना क्या है, कई उद्देश्य, जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई, पीने योग्य जल,
की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों की जल आपूर्ति, मत्स्य पालन, वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन, परिवहन आदि, इन सभी का विकास किन परियोजना से होता है? बहुउद्देशीय परियोजना से। और ये बहुउद्देशीय जो परियोजना होती है नदी पर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? नदी पर। वैसे नदी पर जिस नदी का प्रवाह 12मासी होता है, वैसे नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूक्षरण के क्षेत्र लिखिए। भूक्षरण यानी भूमि के जो कटाव क्षेत्र है उसे लिखिए। कहता है भारत के मध्य प्रदेश में चंबल नदी के द्रोणी, उत्तर प्रदेश में आगरा, इटावा और जालौन जिलों में है ना, ये क्या है? भूक्षरण क्षेत्र। तमिलनाडु के दक्षिण एवं कहता है उत्तरी आर्काट, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, कहता है चिंगलीपुर, सलेम और कोयम्बटूर जिले में भूक्षरण क्षेत्र अधिक है। भूक्षरण क्या होता है? जैसे कि जो मिट्टी का स्वाभाविक रूप होता है जहाँ पे होता है उन जगह से उसको कहता है कि कट करके अलग जाना ही क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक क्या है, यानी ग्रीन बुक क्या है? उत्तर में है कि भारत की 2 संस्था है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वन अनुसंधान ने मिलकर 1970 में, कब? 1970 में भारत की संकटग्रस्त वन जीवों की प्रजातियों की एक सूची तैयार की थी। संकटग्रस्त यानी समाप्त होने की स्थिति में है वैसे। इस सूची को रेड डाटा बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसी प्रकार पौधों जो कम संख्या में पाए जाते हैं या विलुप्त होने की कहता है विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी एक पुस्तक तैयार की गई, कहता है जिसे ग्रीन बुक कहा गया। क्या कहा गया? ग्रीन बुक। तो रेड डाटा बुक में क्या है? जीव के बारे में है, और ग्रीन डाटा बुक में क्या है? पेड़ पौधों के बारे में। किसके बारे में? पेड़ पौधों के बारे में। कौन कौन से पेड़ की प्रजातियां हैं गायब हो रहे उसके बारे में। यहाँ पे रेड डाटा बुक में क्या है? जीव के बारे में। कहता है विलुप्त हो रहे या संकटग्रस्त वन जीवों या पौधों की जानकारी इसलिए की जाती है ताकि उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा सके, यानी उन्हें बचाया जा सके, उनके संरक्षण के तौर पे काम किया जा सके। चलिए इसलिए ये सर्वेक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय जल विवाद से मतलब अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है? अतः एक राज्य से दूसरे राज्य में जल विवाद के क्या कारण? भारत में आंसर है इसका कि भारत में अनेक ऐसी नदियां हैं जो एक से अधिक राज्यों के बीच से होकर बहती है। उत्तर भारत में गंगा, पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत में कृष्णा, कावेरी आदि ऐसी नदियां हैं। विकास के इस दौर में सिंचाई, मत्स्य पालन, बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण आदि कार्य नदी से जुड़ा हुआ है। तो आपको पहले ही बताया है कि बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ बनाते हैं? नदी पे, और ये सभी नदी से जुड़ा हुआ है। एक से अधिक राज्यों के बीच नदी जल के इस उपयोग को लेकर कभी कभी आपस में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये एक राज्य से कई राज्यों से होकर गुजरती है और इसी बीच में उनके उपयोग के लेकर के आपस में मतभेद हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए, यानी कि वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज यानी कि जो धार्मिक स्तर पे कार्य किए जाते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। कहते हैं भारतीय परंपरा का वन और वन्य जीवों के साथ अभिन्न संबंध है जो अलग नहीं हो सकते कह रहा है। पौराणिक ग्रंथों, कर्मकांडों में वनों और वन प्राणियों को काफ़ी महत्व दिया गया। धार्मिक अनुष्ठानों में लगभग 100 पौधों की प्रजातियों का प्रयोग हमारे रीति रिवाजों में वनों की महत्ता को ही बताता है। सम्राट अशोक ने तो वन्य जीव जंतुओं के शिकार पर रोक लगा दिया था। क्या किया था? सम्राट अशोक ने रोक लगा दिया था। बाबर और जहांगीर के आलेखों में भी प्राकृतिक संरक्षण के उल्लेख मिलता है, यानी बाबर और जहांगीर के भी आलेखों में क्या मिलता है? वन संरक्षण के आलेख मिलते हैं। मुगल चित्रकला में भी वन एवं वन प्राणियों से प्रेम की बात पाई जाती है। तो वन से हमें बहुत सारे फायदे हैं, वन से कोई हमें नुकसान नहीं है, इसलिए हमें वन का भी रक्षा करना आवश्यक है, उसे भी बचाने की हमें आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वन संरक्षण के 4 उपाय बताएं। क्या करने के? संरक्षण यानी कि वन के बचाव के क्या करना है? 4 कारण बताना है, उपाय बताना है। वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित 4 उपाय किए जा सकते हैं।
कहता है कि जिन क्षेत्रों में वन काटे गए पुनः वृक्षारोपण किया जाए, यानी कि जिन जगहों से वन काट करके कुछ दूसरा कार्य किया गया, उन जगहों पे जो जगह है उन जगहों पे क्या किया जाए, वन लगाया जाए। वन क्षेत्रों का विकास किया जाए, अर्थात नए क्षेत्रों में वृक्ष लगाया जाए। नए क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत सारे खाली जगह पड़े हैं, उन क्षेत्रों में क्या किया जाना चाहिए, वन लगाया जाना चाहिए। वन संरक्षण के लिए एक निश्चित नीति होनी हो और नियम का सही ढंग से क्या हो, पालन किया जाए। वृक्षों में लगने वाले पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में लगने वाले बीमारियों से बचाव की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी वृक्षों में जो पर्यावरणीय तौर पे जो प्रदूषण मतलब कुछ बीमारी हो जाते हैं उन्हें हमें बचाने की आवश्यकता है, जिससे उसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है बचाव की, जिससे पेड़ क्या हो, ठीक रहे। संतुलित कहता है बनाए रखने के लिए किसी भी देश की कल सफल का 33 यानी कि जो उसके भूमि है यानी कि उसके 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वनों का विस्तार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वनों का विस्तार होना चाहिए। और हमारा भारत इसमें क्या है, 1/3 पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर उपाय क्या हो सकते हैं। जल प्रदूषण तो आपने देखा है कि क्या होते हैं, कल कारखाने लोगों द्वारा उस नदी में सूखे में खुले में फेंक देने के कारण क्या होता है, प्रदूषण होता है। यहाँ पे रोकने का बात कर रहे हैं, प्रदूषण रोकने का। तो जल कहता है जल सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक संसाधन है। जल सभी जीव जंतुओं के लिए यानी धरती पर जितने भी जीव है उन सब के लिए क्या है, आवश्यक है। इसके प्रदूषित होने से सबका जीवन खतरे में पड़ सकता है और इसके नाश होने से क्या हो सकता है, सबका जीवन नष्ट हो सकता है, सबका जीवन खतरे में पड़ सकता है। अतः जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कारगर उपाय किए जा सकते हैं। तो कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, बड़े बड़े नहरों के कूड़ा करकट मल आदि को निकट में बहने वाली नदियों तालाबों झीलों या अन्य जलाशयों में न गिराया जाए। जो बगल के पड़ोस के क्या होते हैं, नदी घाटी होते हैं उसमें हमें इन कारखानों से प्रदूषित जल को नहीं गिराना चाहिए। कल कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशयों में न गिराया जाए। कल कारखाने जो अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं उसे नहीं गिराया जाए। तालाबों में कीटनाशक दवाएं न छिड़की जाए। कहता है अणु परीक्षण, परमाणु बम विस्फोट, रासायनिक अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि इसके कारण भी जल प्रदूषित होता है। इसके कारण भी क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और समझते आगे। उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा कितने भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर कहता है उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2। पहला है प्राथमिक ऊर्जा, दूसरा है गौण ऊर्जा। कहता है प्राथमिक ऊर्जा क्या है, इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा स्रोतों को शामिल किया गया है। ये क्या है, हमारा प्राथमिक ऊर्जा। सेकेंड ऊर्जा है गौण ऊर्जा। इसके अंतर्गत ऐसे स्रोतों को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं, प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गौण ऊर्जा कहते हैं। चलिए, और आज का चैप्टर 1 कहता है, चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे उन सभी क्वेश्चन को हमने देख लिया है। ठीक है, चैप्टर 1 यानी कि भारत संसाधन एवं उपयोग से जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न थे उन सबको हमने देखा है और जल्द ही इसके टेस्ट होंगे। चैप्टर 1 लगभग लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गए हैं, तो इन सबसे मिलाकर जल्दी टेस्ट लिए जाएंगे और उस टेस्ट में जरूर भाग लें। ठीक है, और कहता है कि आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि टेस्ट में कम से कम टेस्ट में भाग लें। आप कहीं भी पढ़ते इससे कोई मतलब नहीं है, आप जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ पढ़े और टेस्ट में जरूर भाग लें। टेस्ट में भाग लेने से आपका क्या होगा, नॉलेज चेक होगा। आप किसने पढ़ाई कर रहे हैं, कि जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है, इन सब बातों को आप समझ सकते हैं। टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट देने से हमें क्या होता है, अपनी कमी का पता चलता है और उन कमियों पे हम क्या करते हैं, काम करते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।